अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उवैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। अमेरिका में तारिकीन वतन पर जिंदगी तंग, 11 साला बच्ची ने दबाव में आकर खुदकुशी कर ली। नेपाल में नायब वजीर आजम पर कातिलाना हमला, भारतीय शहरी गिरफ्तार। ट्रंप ने गजा पर कब्जा करने के लिए पेश किया अपना मंसूबा बेहतरीन और कारगर करार दे दिया। यूक्रेन ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, मुल्क की मादनियात अमेरिका को देने पर आमादा। क्रिकेट के मैदान का हाई वोल्टेज टाकरा, पाक भारत होंगे आमने सामने, चंद घंटे बाकी। बात करते हैं खबरों की तफसील की। अमेरिका में तारिकीन वतन पर जिंदगी तंग कर दी गई। जहनी दबाव और गिरफ्तार किए जाने का खौफ तारिकीन वतन अपनी जिंदगी खत्म करने पर मजबूर हो गए। अमेरिका के शहर टेक्सास में तानों से तंग आकर तारिकीन वतन 11 साला बच्ची जो सेलिन ने खुदकुशी कर ली। स्कूल में बच्चे तारिकीन वतन की बेटी होने का ताना देने और अपने मुल्क वापस जाने के लिए धमकाते थे। खुदकुशी करने वाली बच्ची की वालिदा मार्बेला ने बताया कि अपनी बेटी को घर पर बेहोश हालत में पाया और उसे फौरी तौर पर मेडिकल सिटी ऑफ डैलस मुंतकिल किया, लेकिन वो जां बर ना हो सकी। वालिदा ने मजीद बताया कि स्कूल में सब बेटी को कहते थे इमिग्रेशन को फोन करके तुम्हारे वालिदैन के बारे में बताएंगे और पुलिस उन्हें ले जाएगी, फिर तुम अकेली रह जाओगी। वालिदा मार्बेला ने स्कूल इंतजामिया को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना यह है कि स्कूल इंतजामिया को इन बातों की कई बार शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। अगली खबर के लिए आपको चलते हैं हम नेपाल, जहां पर नेपाल में नायब वजीर आजम पर कातिलाना हमले के इल्जाम में भारतीय शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेपाल के नायब वजीर आजम बिश्नु पाडेल पर कातिलाना हमला 15 फरवरी को किया गया था, जब बिश्नु पाडेल विजिट पोखरा एयर 2025 की इफ्तिताही तकरीब में शरीक थे। तकरीब के दौरान धमाके हुए, जिसमें बिश्नु पाडेल को शदीद चोटें आईं, लेकिन वो बाल बाल बच गए। बिश्नु पाडेल ने जैसे ही इफ्तिताह के लिए पेंदर खोला तो गुब्बारे उड़ने के बजाय धमाके से फटने लगे। तफ्तीश के दौरान इंकिशाफ हुआ कि इन गुब्बारों में जानबूझकर हाइड्रोजन गैस भरी गई थी और धमाके मुबैना तौर पर मोमबत्ती जलाने के बायस हुए थे, जिस पर भारतीय शहरी गिरफ्तार किया गया है और इस गिरफ्तार शहरी का नाम है कमेश कुमार। अब इस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, इससे तफ्तीश होगी और देखा जाएगा कि यह मामला क्या था और किस चीज की वजह से, या कोई प्लानिंग थी, कौन सा ऐसा मामला था जिसकी वजह से इसने ये काम किया था। अगली खबर के लिए हम लेकर चलते हैं फलस्तीन के खित्ते की तरफ, जहां पर हमास ने इस्राएली मुग़वी खातून शरी बेबास की लाश रेड क्रॉस के हवाले कर दी है। हमास ने 20 फरवरी को जंगबंदी मुआहदे के तहत 4 इस्राएली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के जरिए इसराइल के हवाले की थी, जिसके बाद इसराइली फौज ने दावा किया कि हमास ने वापस की गई 4 लाशों में से एक की शनाख्त गलत बताई है। इस पर हमास ने जवाब देते हुए कहा कि मुग़वी जो खातून है शरी बेबास, उसकी लाश को जिस जगह रखा गया था वहां इसराइल की जानिब से फजाई हमला हुआ था और मुग़वी जो खातून है उसकी बाकियात वहां मौजूद दीगर अफराद की बाकियात से मिल गई थी। हमास ने अब इसराइली मुग़वी खातून की लाश रेड क्रॉस के हवाले कर दी है। फिर हमास की जानिब से आज 10 साल से कैद 2 इसराइलियों समेत 6 यरगमालियों को रिहाई मिलेगी। इसके बदले में 600 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। 600 फलस्तीनी इसराइल की तरफ से रिहा किए जाएंगे और रिहा होने वाले इसराइली यरगमालियों में एलिया कोहन, उमर शमतोफ, उमर वंकरत और ताल शोहाम शामिल हैं। ओवेरा मंजेस्तु और हिशाम अल सैयद को भी रिहा किया जाएगा। ये दोनों 10 साल से जायद अरसे से हमास की कैद में हैं। 6 इसराइली यरगमालियों के बदले में 602 फलस्तीनी इसराइली जेलों से रिहा किए जाएंगे और रिहा होने वाले फलस्तीनी कैदियों में उम्र कैद के 50 कैदी शामिल हैं, तवील सजाएं काटने वाले 60 कैदी शामिल हैं और इनमें 47 वो कैदी भी हैं जिन्हें 2011 में इसराइली फौजी जिलाद शालेत के बदले रिहा किया गया था, लेकिन बाद में इन लोगों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। रिहाई पाने वाले कैदियों में 445 कैदी वो हैं जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के बाद गजा से
गिरफ्तार किया गया था। अब यही मामला है, इसको आगे बढ़ाते हैं, जरा रुख करते हैं हम अमेरिका का, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर कब्जा करने के लिए पेश किया गया अपना मंसूबा जो है वो बेहतरीन और कारगर करार दे दिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप की खासियत है कि वो जो बात करता है उसके बाद ये कहता है कि जी मैंने जो ये बात की है वो सबसे अच्छी बात है, यही इस मामले का हल है, यही इस मामले में बेस्ट चीज पॉसिबल है। यानी वो एक ऐसा शख्स है जो अपने आप को अक्ल कुल समझता है और वो समझता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अक्ल उसी शख्स के पास है। अच्छा, साथ ही उसने ये भी कहा है कि ये जो मंसूबा है वो जबरदस्ती मुसल्लत नहीं करूंगा मैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्ती ये मंसूबा मुसल्लत ना करने का भी इंदिया दे दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनका गजा की पट्टी पर कब्जे का मंसूबा वाकई बहुत आला है, बहुत कारगर है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो इसे जबरदस्ती मुसल्लत नहीं करेंगे। ट्रंप ने उर्दून और मिस्र की जानिब से उनकी तजवीज़ की मुखालिफत पर काफ़ी हैरत का इजहार किया और कहा कि हम उर्दून और मिस्र को सालाना अरबों डॉलर देते हैं और मुझे इनके रद्द अमल पर थोड़ी हैरत हुई। अब ये ज़रा जुमला देखिए कि हम उर्दून और मिस्र को सालाना अरबों डॉलर देते हैं और इसका मतलब यह है कि हम उनसे ये तवक्को रखते हैं कि जब तुम हमसे डॉलर लेते हो तो जो हम कह रहे हैं वो कर लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी भी मुल्क को कहीं से भी एड मिलती है, ये याद रखना कि वो एड जो है वो कुछ स्ट्रिंग्स के साथ होती है, वो जब चाहें आपसे जो चाहें करवा सकते हैं। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर गजा के अवाम को इंतखाब का मौका दिया जाए तो वो गजा में रहना चाहते हैं या किसी अच्छी जगह मुंतकिल होना चाहते हैं तो ये तमाम लोग गजा से चले जाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गजा के लोगों का भी तर्जुमान बन रहा है कि जी मुझे पता है ये सब लोग वहां से जाना चाहते हैं। भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप कौन होते हैं? आपको क्या पता कि ये शख्स जो है वो इतना ज्यादा अक्ल कुल समझता है अपने आप को, लेकिन है अकल से पैदल। क्योंकि ये आप कहता है कि जी गजा वाले गजा से जाना चाहते हैं। गजा वाले अगर गजा से जाना चाहते तो ये जो इतने अरसे से मज़ाहिमत कर रहे हैं ये शायद वो ना करते। अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा के महल वकू को शानदार करार देते हुए काफ़ी हैरत का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इसराइल ने उसे क्यों छोड़ा, और उन्होंने ये भी कहा कि ये एक बेहतरीन जगह है, मैं नहीं जानता कि इसराइल ने ये जगह क्यों छोड़ी और उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप फ़लस्तीन की तारीख और हाल से इतना बेखबर है या फिर वो बन रहा है, ये बात समझ में नहीं आती। अच्छा, दूसरी तरफ अब अगर हम रुख करें यूक्रेन का, तो कमजोर यूक्रेनी सदर ने ताकतवर तरीन अमरीकी सदर के सामने घुटने टेक दिए हैं और बरतानवी मीडिया के दावे के मुताबिक यूक्रेनी सदर अपने मुल्क की जो मादनियात हैं वो अमरीका पर कुर्बान करने को तैयार हो गया है। बरतानवी मीडिया का दावा यह है कि सदर ज़ेलेंस्की अमरीका से मुआहदा करने पर आमादा हो गया है, जिसके तहत मुल्क के अहम तरीन मादनी ज़खायर तक अमरीका को रसाई दी जाएगी। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन जंगबंदी के लिए यूक्रेन से 500 अरब डॉलर मुआवजा तलब करते हुए ये कहा था कि जंग पर हमने अपना खजाना खर्च किया है। सदर ट्रंप के सामने हथियार डालने से पहले ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वो यूक्रेन का दिफा करेंगे, मुल्क नहीं बेचेंगे। ज़ेलेंस्की ने मुल्क का बड़ा हिस्सा पहले गंवाया और अब खबर ये आ रही है कि वो मादनियात भी देने पर राजी हो गए हैं। इस तरीके से अमेरिका जो है वो देखें मदद करेगा, आपके पीछे खड़ा होगा और फिर उसके बाद अचानक वो बयान बदल देगा, आपसे कहेगा कि आप ही गलत हैं और फिर आप पर कब्जा भी कर लेगा। तो ये है अमेरिका की स्ट्रैटेजी जो कि उसने हमेशा सारे मुल्कों के साथ रखी है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये सब कुछ देखते हैं लेकिन फिर भी अमेरिका के गुण गाते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका से ही ये खबर आई है, मलून सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले शख्स को अमेरिकी अदालत में कसूरवार करार दे दिया गया है। बदनाम ज़माना मुसन्निफ सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला करने वाले 27 साला हादी मतार को न्यूयॉर्क की एक जूरी ने कत्ल की कोशिश और फेडरल टेररिज्म से मुताल्लिक इल्जामात में कसूरवार करार दे दिया है। इस फैसले के बाद मतार को 30 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। 23 अप्रैल को हादी मतार को सजा सुनाई जाएगी। 12 अगस्त 2022 को हादी मतार ने सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला किया था और इस हमले में रुश्दी की एक आंख चली गई थी जबकि हाथ, गर्दन और पेट में शदीद चोटें भी आई थी। हादी मतार ने अदालत में दुख का इजहार करते हुए ये कहा कि मुझे नहीं लगा था कि सलमान रुश्दी हमले में बच जाएगा और मतार ने यह कबूल किया कि वो मरहूम ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी का एहतराम करता है, जिनके फतवे के तहत 1988 के जो नॉवल था द सैटेनिक वर्सेस जो सलमान रुश्दी ने लिखा था, तो जब आयतुल्लाह ने इसके खिलाफ फतवा दिया, मौत का फरमान जारी किया, तो मैं उससे मुतासिर हुआ। और मतार ने कहा कि उसने नावल के कुछ ही सफ़ात पढ़े हैं लेकिन उसे पूरी तरह से नहीं पढ़ा। और हादी मतार एक अमरीकी लिबनानी शख्स है और वहाँ पर जो है वो उसने ये काम किया और उसने जो है वो ये हमला किया था और अब
इस हमले की उसको जो है वो सजा सुना दी गई है। नाज़रीन, यहाँ पर हमें लेना है एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। यह है वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करते हैं पाक भारत टाकरे की। 23 फरवरी बड़ा दिन, पाकिस्तान पर मुकाबला भारत। सारी कौम की नजरें इसी मैच पर दुबई के मैदान पे, और डर मुझे तो कम से कम लग रहा है, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस और पाकिस्तान की टीम के जो मामलात हैं वो हम सब जानते हैं, और भारत की टीम की जो स्ट्रेंथ है वो भी हम सब के सामने है। जिस तरीके से भारत जो है वो पिछले टूर्नामेंट्स में खेलता आ रहा है और जो पिछली सीरीज उन्होंने जीती है, और जिस तरीके से भारत की टीम जो है वो नजर आ रहा है कि एक कंप्लीट जेल इन हुआ हुआ यूनिट है। पाकिस्तान में वो चीज नजर नहीं आ रही। अब इसी हवाले से बात करेंगे, क्या उम्मीदें हैं, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को जीतने का, क्या कोई फॉर्मूला है या नहीं है। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम उवैस भाई। नसीम साहब बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मेरा तो दिल बहुत ज्यादा धक धक कर रहा है, धड़क रहा है कुछ ज्यादा तेजी से। आप बताइए, आपके दिल की धड़कनों का क्या हाल है। देखिए, इतना हार चुके रिसेंट पास्ट में इंडिया से कि अब दिल की धड़कनें खासी हद तक कंट्रोल में आ गई हैं। और अगर आप लास्ट वर्ल्ड T20 उठा के देखें कि जहां पर हमें 48 गेंदें 48 रन 8 विकेटें, हमने वो मैच गंवा दिया। अब इंडिया में खेलने के लिए गए, अहमदाबाद में वन साइडेड मुकाबले में हमें शिकस्त हुई। देन हमने एशिया कप का मैच जो रिसेंट पास्ट में खेला उसमें भी हमें वन साइडेड मुकाबले में शिकस्त हुई। वहां पर हमारी टीम फिर भी कुछ बैलेंस लग रही थी उवैस भाई। यहाँ तो हमारी टीम बिल्कुल बैलेंस नहीं है, जो सच्चाई है। हम स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो इंडिया की टीम में अगर जसप्रीत बुमराह, जो दुनिया के नंबर 1 फास्ट बॉलर है, अगर वो भी अनफिट हुए तो उन्होंने स्पिनर को शामिल किया है। ऑलरेडी उनके पास 3 स्पिनर थे, उन्हें अपनी कंडीशन का पता है, उन्हें अपनी सूरत हाल का पता है। इसके बावजूद बुमराह की जगह भी वो स्पिनर को लेके आए, लेकिन हमें अपनी कंडीशन का नहीं पता। हमारी कंडीशन का न्यूजीलैंड को पता है, ऑस्ट्रेलिया को पता है, साउथ अफ्रीका को पता है, बाकी सबको पता है। नहीं पता तो हमें नहीं पता कि हमारी कंडीशन में स्पिनर कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जेन्युइन ओपनर के बगैर खेलने के लिए आप जा रहे हैं तो कैसा होगा। तो देखिए, अगर रियलिटी बेस्ड बात करें, अब अगर हम ये, जैसे चूंकि आपने जेन्युइन ओपनर की बात की, मैं चाहूंगा इसी बात को थोड़ा सा अगर आप मजीद इलेबोरेट कर सकें। अब यहाँ पर इमाम की जो एंट्री है वो क्या फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि जितना मेरा अंदाजा है, जितना मैंने देखा है, इमाम को भी अपनी इनिंग बिल्डअप करने में वक्त लगता है। वो अगर एक अच्छी लंबी इनिंग खेलता है तो भी उसको टाइम लगता है। शुरू में जो पावर प्ले और जो शुरू के 10 ओवर्स हैं उसका जो फायदा उठाना, जिस तरीके से फखर वो फायदा उठा सकता था, इमाम उस तेजी से ये काम नहीं कर सकता है। तो वो जो कॉम्बिनेशन है ओपनिंग का वो क्या होना चाहिए। पावर प्ले में सबसे कम रन बनाने का रिकॉर्ड बना रहे हैं हम। तो वेस हम मुकाबला कैसे करेंगे, बस मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि वो जो इंडिया में कहते हैं चमत्कार और हमारे यहाँ कहते हैं मौजजा, इंडिया और पाकिस्तान के मैच में ऐसे मौजजे होते रहे हैं। आपको लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी याद होगी, हम मुकाबले के बाद हारे थे और फाइनल हम 180 रन के बड़े मार्जिन से जीते थे। हमारी कोई टीम की कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन हमने एक बहुत बड़ा फर्क डाला था जो बहुत यहाँ पर अगर हम बहादुर नहीं बन पा रहे, अगर हमने बहादुरी वाले फैसले करने तो फिर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा ज्यादा जाके सोचना पड़ेगा। बाबर आजम बहैसियत ओपनर, अब वो आउट ऑफ द बॉक्स क्या हो सकता है, ये क्या ऐसी स्ट्रैटेजी हो सकती है जिसको हम कहें कि आउट ऑफ द बॉक्स है ये स्ट्रैटेजी। अवैस भाई, हमें वही बहादुरी वाला फैसला करना पड़ेगा और उस बहादुरी वाले फैसले के लिए बहुत जरूरी होगा कि हम कोई बहादुर को भेजे ऊपर। हम देखे ना, हमने 22 रन स्कोर किए पावर प्ले में जब हम 321 चेस कर रहे थे। इंडिया 229 चेस कर रहा था, उन्होंने पावर प्ले में 69 रन स्कोर किए थे, बिकॉज उनका कैप्टन बहादुरी से खेला और उसने मोमेंटम अपनी टीम को दिया। शुभमान गिल ने रन किए और वो रन बना के चले गए। हमें, अगर मैं फिर बाबर के साथ आप आगाज करेंगे, बाबर दुनिया का नंबर 1 बैटर बना था तो 3 नंबर पे बना था। आप बाबर को 3 नंबर पे लेकर आए, उस्मान ओपनिंग करते रहे हैं। रिजवान की फिटनेस ऐसी नहीं लग रही कि वो 50 ओवर विकेट कीपिंग भी करें और ओपनिंग भी करें। तो सऊद शकील से चूंकि परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो मेरा ख्याल है सऊद शकील को बाहर करके आप उस्मान को इन करें
और उस्मान को टॉप ऑर्डर में लेकर आए और उसे कहें कि भाई तुमने अपना गेम खेलना है, तुमने अपने गेम पे फोकस करो, तुमने टीम के लिए एक अच्छा फ्लाइंग स्टार्ट देना है, तुम आउट हो जाओ तो बाकी भी आउट हो रहे, कोई मसला नहीं है, लेकिन बहादुरों वाला आगाज करना है तुमने। बाबर 3 पे खेले और मेरा ख्याल है कि बाकी टीम में कोई तब्दीली की जरूरत दिखाई नहीं देती। आप एक तब्दीली जो आपने फखर की थी 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में, उसने आपकी टीम को लिफ्ट कर दिया था उसकी बहादुरी वाली इनिंग की वजह से। और इंडिया एक ऐसा मैच है, ये रूटीन के मैच से हटकर है, चाहे ऑन पेपर इंडिया कितना भी मजबूत दिखाई दे रहा हो, शाहीन शाह अफरीदी का एक स्पेल जो है वो इंडिया को बैकफुट पे ला सकता है। लेकिन उवैस भाई, हम एक चीज ये भी देख अच्छा, रहे हैं लेकिन कि शाहीन शाह शाहीन अफरीदी शाह जो है वो अफरीदी इस वक्त उस रिदम में नहीं नजर आ रहा हमें, उस स्पीड में, उस पेस में, वो स्विंग जो है उसकी वो कहीं खो गई है। अभी पिछले मैच में भी उसने 10 ओवर्स में 68 रन दिए हैं और ये बड़ा बड़ा एक एक नंबर है। उवैस भाई, हम बात ये करते हैं, आपके हेड कोच कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के पास जो 3 फास्ट बॉलर है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। भाई आप इस वक्त उनकी करंट कंडीशन तो देखें। शाहीन शाह अफरीदी का जो गेंद, जिसपे आमिर ने भी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आउट किया था, जो गेंद अंदर आता था राइट हैंडर को, वो शाहीन का नहीं आ रहा है। वो हम काफी दिन से मिस कर रहे हैं, इस चीज को जरूर देखना चाहिए। क्योंकि रोहित शर्मा, जी, केएल राहुल, जो हमने 10 विकेट वर्ल्ड T20 का मैच जीता था, वह शाहीन ने आउट करके दिए थे। शाहीन सबसे बड़ा हीरो था उस मैच का, जो पाकिस्तान जी, वर्ल्ड T20 में 10 विकेट से जीते थे, क्योंकि शाहीन ने टॉप से आउट करके दिए बिल्कुल। थे। फिर बाबर और रिजवान ने 56 रन किए थे। तो शाहीन का वो गेंद अंदर आना चाहिए। आपको टॉप ऑर्डर से इंडिया को आउट करना है, बैकफुट पे लेके जाना है। पाकिस्तान की जीत की सबसे बड़ी कुंजी जो होगी वो पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर का स्पेल होगा। और मेरी अपनी जाती राय में, हो सकता है बहुत सारे लोग हंस रहे हो क्योंकि उस्मान खुद इतना नाकाम हुए, लेकिन उस्मान ने इंडिया के खिलाफ अब तक कोई मैच खेला नहीं है। और इंडिया का मैच जो है वो हम्म, प्लेयर बनाता भी है और खत्म भी कर देता है। हमने बहुत सारे प्लेयर जिन्होंने इंडिया के खिलाफ बिल्कुल। परफॉर्म किया, उसको लंबी क्रिकेट खेलते हुए देखा है। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप कामरान गुलाम की जानिब जाने के बजाय कि कामरान गुलाम को 3 पे लाएं और बाबर से फिर ओपन कराएं, मेरे ख्याल में उस्मान तेज खेलता है, बहादुर है, उसको बोलो तुम अपनी बहादुरी दिखाओ, आउट हो जाओ, लेकिन एक ऐसा बहादुरों वाला और आगाज उस्मान दे। को दुबई की कंडीशंस का भी जो है वो अंदाजा है, वो वहां पर खेलता रहा है, तो इसीलिए उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है अगर वो प्रेशर ना ले एक बहुत बड़े मैच का। अब अगर हम इंडियन टीम की बात करें तो इंडियन टीम में आपको कहीं कोई ऐसा कोई वीक लिंक नजर आता है? देखिए, इंडिया का वीक लिंक इस वजह से, अगर मैं कहूं कि विराट कोहली की फॉर्म बहुत खराब है, वो पाकिस्तान के खिलाफ फॉर्म वापस ले आते। विराट कोहली की फॉर्म पाकिस्तान देखिएगा वापस लेकर आएगा। लेकिन इंडिया के वो बैटर जो ऑन पेपर या अपने ग्राउंड में या दुनिया भर में बहुत अच्छा खेलते हैं, जैसे मैं शुभमान गिल की बात कर लूं, मैं श्रेयस अय्यर की बात कर लूं, हम्म, मैंने इनको पाकिस्तान के पेस अटैक के सामने स्ट्रगल करते हुए देखा है। यहाँ पे बिग मैच, बिग प्लेयर विराट कोहली को ही हमने परफॉर्म करते हुए देखा है अगेंस्ट पाकिस्तान। आप उठा के देखें, जब कभी मैच हुआ बिल्कुल, है, शुभमान गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ये पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी इनिंग नहीं खेल पाते। क्योंकि बड़ा मैच होता है तो हमने रोहित शर्मा को रन करते हुए देखा है, हमने विराट कोहली को रन करते हुए देखा है। तो ये जो शुभमान गिल की सेंचुरी है, या श्रेयस अय्यर की फॉर्म है, या केएल राहुल जितनी शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें इस चीज को दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि दे आर ऑलरेडी इन साइकोलॉजिकल प्रेशर अगेंस्ट ओवर पेस अटैक। हमारे पेस अटैक के सामने वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में ऑलरेडी होंगे। हमारा फोकस उस आउट ऑफ फॉर्म बैटर को आउट करना है कि जिसकी फॉर्म नहीं आने देनी, उसका नाम है विराट कोहली, जिसको हमने रोकना है, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा परफॉर्म करते हैं। ये हमने रोकना होगा। देखिए, वीक बिल्कुल, लिंक अगर आप बिल्कुल। देखें तो उनकी फास्ट बॉलिंग, जरा आप की तैयारी तो देखें यार अवैस भाई। उनका जसप्रीत बुमराह अनफिट होता है तो उसकी जगह पे वो स्पिनर डालते हैं, उन्हें पता है कंडीशन क्या है। फिर देखिए, इंडिया को एडवांटेज तो होता ही है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वो एक कमाऊ कूद बच्चे हैं। इंडिया की टीम कहीं ज्यादा बेहतर भी है, ये भी एक सच्चाई है। अगर उनको इस तरीके से कोई सपोर्ट ना मिले तो भी वो पाकिस्तान को बहुत खतरनाक अंदाज से चैलेंज देकर हराने की पूरी तरह।
अच्छा नसीम भाई, मुझे ये बताइएगा, एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मुझे ये बताएं कि क्या नारा है अब जैसे बांग्लादेश के साथ भारत लग ने जाए यार। मुकाबला किया, तो 4 विकेटें भारत की गिर गईं। अब भारत कहीं ना कहीं, हमें ये लगा एक मौके पर, ये लग रहा था, बहुत सारे लोगों ने ये भी सोचना शुरू कर दिया था कि शायद जो है वो बांग्लादेश कमबैक कर ले उस मुकाबले में। तो कहीं ना कहीं हमें ये नजर आता है कि भारत की टीम भी वल्नरेबल है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप उसे कहें कि यस कुछ नहीं हो सकता उस टीम के खिलाफ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। क्रिकेट इतना बेवफा खेल है कि कोई भी किसी से हार सकता है। आपको पता है ये है ना, तो जीत रही, वो सीरीज हारी अगेंस्ट न्यूजीलैंड और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इनका जो अपना प्राइवेट स्टाफ ट्रेवल करता था, जिसमें खानसामा और दीगर लोग शामिल थे, सबको बोला साइड में बैठो। ये स्ट्रॉन्ग बोर्ड कि आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहे हो, ये नाज नखरे उठाने की आपकी जरूरत नहीं है। उनकी फैमिलीज को कहा गया आप सिर्फ एक मैच के लिए जा सकती है, बाकी वापस जाए जनाब। अब जिसने ट्रेवल करना है वो एक मैच के लिए आएगा। यहाँ पे जब बोर्ड इतना स्ट्रिक्ट होता है, वो किसी और लीग में अपने प्लेयर को जाने नहीं देता। कोई जाके तो दिखाए। वो अपने ही आईपीएल में इतना पैसा दे देते हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना पैसा दे देते हैं कि कोई हिलता भी नहीं है। तो फिर सब उनकी सुनते भी हैं। यहाँ की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ तो टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही होती है, तो खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा। और फिर उसके बाद वो 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेके जाते हैं। ये कौम दुआ कर रही होती है कि पाकिस्तान टीम इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। रवानगी से एक रात पहले तक उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामला चल रहे होते हैं। जहां पे प्रायोरिटीज ये होती है, वहां पे रिजल्ट भी फिर ऐसे ही होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह करे कि मैं बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूँ, पाकिस्तान का जो ओपनिंग स्पेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और टॉप ऑर्डर से यार, विद से भी तो हार ही रहे ना, बाबर को ओपन करा के, फखर को ओपन करा के, रिजवान साहब, इनसे भी हार रहे। तो एक चांस ऐसा लो कि जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स तो लग रहा है। लोग बोलेंगे उस्मान को इंडिया के खिलाफ उतार दिया, इमाम भी नया आया था। वो भाई भूल जाओ, जिनसे खेल रहे हो वो क्या कर रहे, वो क्या परफॉर्म कर रहे। तो बिल्कुल बेहतर सही है बात है, बिल्कुल आप सही बात किसी है। नए को क्या, लेकर अच्छा एक एक और चीज मुझे बताइएगा कि अबरार एज अ स्पिनर, वो इस टीम के अंदर, क्या आपको लगता है कल के मैच में उसकी तरफ से कोई ऐसी चीज हो सकती है जो कि इंडिया के लिए सरप्राइज हो? ओवेस भाई, अबरार इज अ मिस्ट्री स्पिनर। देखिए, आपके पास स्पिनर की कमी नहीं थी। आप अगर शादाब का ऑप्शन बैटिंग डिपार्टमेंट में अच्छा हो सकता था, लेकिन मैं मुझसे आप पर्सनली पूछे तो मैं 2 इनफॉर्म स्पिनर्स के साथ जाऊंगा। उनका नाम है साजिद और नोमान। इसकी वजह यह है कि वो मुझे हाँ। खुशदिल शाह से ज्यादा रन्स भी करके देते हैं, वो मुझे फहीम अशरफ से भी ज्यादा रन्स करके देते हैं, वो मुझे आमिर जमाल से भी ज्यादा रन्स करके देते हैं। आप उनके रन्स उठा के देखें, और आउट तो वो इनसे ज्यादा करते ही करते हैं। लेकिन हमने क्या है कि कंडीशनल प्लेयर्स बना दिए। आप टेस्ट के हो, आप वनडे के हो, आप फला जगह के हो। भाई दुनिया में अभी साउथ अफ्रीका की टीम जो ट्राई सीरीज खेली है, उनके तो 6 की प्लेयर कल खेले, वो तो थे ही नहीं। उन्हें हेनरी क्लासन को बाहर बिठाना पड़ा जब उनके तमाम प्लेयर आ गए थे। उनकी ये डेप्थ दिखाई दी। न्यूजीलैंड 55 लाख की आबादी का मुल्क है, पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है। वो विल और रॉर, क्या फास्ट बॉलर आप देखिएगा, दुनिया में ये बॉलर कितना नाम कमाएगा। वो ऐसा टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 55 लाख की आबादी। आप उनकी ऊपर से नीचे तक टीम देखें, हर आदमी कह रहा है ये टीम फाइनल खेलेगी। हम जी। 25 करोड़ की आबादी, 48 न्यूजीलैंड जाए, और हमें ये समझ में नहीं आ रहा हमारा ओपनर कौन होगा, हमारा स्पिनर कौन होगा, हमारा मिडिल ऑर्डर कौन होगा। इसका मकसद है कि जो इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है वो बहुत तेजी से नीचे जा रही है। अच्छा एक और उमेश भाई, ये एक बात सुनिएगा, जो हम 2023 जी। में इंडिया में वर्ल्ड कप खेले थे, उसके बाद जो स्ट्राइक रेट है ओडीआई क्रिकेट में, जो वर्स्ट एवर स्ट्राइक रेट है, उसमें जो 4 लोग हैं उनमें 2 पाकिस्तानी है। पहला बांग्लादेशी है, दूसरा बाबर आजम है, जिसका 70 का स्ट्राइक रेट है ओडीआई में। दुनिया 100 से खेल रही है। तीसरे हम्म। नंबर पे फिर एक बांग्लादेशी, और चौथे पे रिजवान साहब है हमारे। रिजवान साहब का 74 है। जो हमारे 2 चैंपियन बैटर हैं, वो तो मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच ही नहीं कर रहे।
तो सर मामला यही हुआ कि हमारी जो क्रिकेट टीम है ना, इस वक्त सिस्टम बिगड़ा हुआ है और सिस्टम ऐसा चल रहा है कि हम जब टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं तो उसको T20 की तरह खेलते हैं, जल्दी जल्दी खेलते हैं, जल्दी जल्दी आउट होते हैं। हम T20 को वनडे की तरह खेलते हैं और जो हमारे जो वनडे है उसको जो है वो हम टेस्ट मैच की तरह खेल रहे होते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नसीम राजपूत साहब आपका, आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया। एक और बड़ी खास शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं पाकिस्तान भारत मैच के हवाले से। अब्दुल जलील साहब, चाचा क्रिकेट, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जलील साहब, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस वक्त पाकिस्तान की टीम का सबसे बड़ा मसला क्या है? जी पाकिस्तान की टीम का मसला यही है कि जब भी हमने जो है ना इंडिया के खिलाफ ऐसे हमने जितने भी वनडे खेले हुए हैं ओवरऑल हमने ज्यादा जीते हुए हैं, लेकिन जब भी ये कोई बड़ा मुकाबला होता है वर्ल्ड कप का और चैंपियन ट्रॉफी का या T20 का, उसमें हमारी टीम आके इंडिया के खिलाफ जो अंडर प्रेशर खेलती है। तो मैं ये चौथा चैंपियन ट्रॉफी का जो है ना ये देखा, तीनों जो चैंपियन ट्रॉफी के इंग्लैंड में हुए, मैंने तीनों चैंपियन ट्रॉफी देखे हुए हैं, जिसमें हमने इंडिया से 2 मैच हारे भी हुए हैं और 2 जीते भी हुए हैं। और 2017 का जो हमने चैंपियन ट्रॉफी जो ओवल में वो हुआ था, उसमें भी मैं मौजूद था और पाकिस्तानी टीम ने वो 1 साइड मैच इंडिया से जीता था। तो क्रिकेट में कुछ भी होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, तो गेम चलती रहती है। तो अभी भी जो है ना, पहले इंडिया की टीम अंडर प्रेशर होती थी जब भी वो पाकिस्तान के खेलती थी, लेकिन 2-4-5 साल से इंडिया की टीम ने मेहनत की है। उनके कोच थे राहुल द्रविड़, उन्होंने अपनी टीम को बनाने में और अपने खिलाड़ियों को बनाने में बहुत बड़ा हिस्सा डाला है। तो आज इंडिया की टीम को कहना पड़ता है। अभी मुझे जिंदगी में खुशियां भी बड़ी हुई जो मैंने मैच देखे, लेकिन पिछले साल जो हम न्यूयॉर्क में इंडिया से 120 रन भी नहीं कर सके थे और हम न्यूयॉर्क में वो मैच हार गए थे, वो भी मैंने देख रहा था। तो ये चाचे क्रिकेट की एक ड्यूटी अल्लाह ने लगाई हुई है क्रिकेट लवर की हैसियत से, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की मोहब्बत में ये मैं सारा काम करता हूँ, अल्लाह मुझसे कराता है। और अभी मेरी कोशिश यही होती है, दुआएं यही हम होती चाहते हैं है आप ये ड्यूटी अच्छे तरीके से निभाते रहें और जब जब आप ग्राउंड में जाएं ये अल्लाह ताला आपसे ये ड्यूटी करवाता रहे कि आप मैच देखें भी, कवर भी करें उनको। मुझे ये बताएं, इस वक्त जो इंडिया की टीम है उसमें सबसे अच्छा आपको पर्सनली कौन सा खिलाड़ी लगता है जिससे आपकी मुलाकात भी हुई हो और आपकी उससे अच्छी बातचीत हुई हो? जी मुझे तो जो सारी इंडियन की टीम से जो है ना मुलाकात होती रहती है और सब मेरी इज्जत करते हैं। वो मेरे बच्चों की तरह, दुनिया भर के प्लेयर चाचे की इज्जत करते हैं कि चाचा क्रिकेट हिस्ट्री का बेस्ट चेयर लीडर है। ये मेरे मुल्क की इज्जत है कि बड़े बड़े जो आए जो है ना बॉर्डर और स्टीम वॉर सारे विकीपीडिया में सारे आप जिधर भी जाए ना, तो सारे चाचा क्रिकेट को ये तो मानते हैं कि चाचा क्रिकेट हिस्ट्री का बेस्ट चेयर लीडर है। तो सारे मुझको जो है ना करते हैं। लेकिन मुझे हमेशा जो है ना पहले तो इंडियन की टीम में जो रोहित शर्मा है और विराट कोहली मेरे एक फेवरेट प्लेयर है, उनकी शॉटें जो है ना सारी गैप में जाती हैं और गैप में शॉट जाएगी तो आपको चौका मिलेगा या 4 रन मिलेंगे। आप कितनी भी अच्छी भी शॉट खेले, सीधी वो फील्डर के पास जाएगी तो आपको 1 रन मिलेगा, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो अभी भी उनके शुभमन गिल जो है ये भी पंजाब से तल्लुक रखते हैं। उनके नए दूसरे भी उनके जो 2-3 प्लेयर नए आए हैं उनकी टीम में, उनकी जो है ना बैटिंग तो बहुत ही इस वक्त स्ट्रांग है और जो है ना उनकी बॉलिंग भी अच्छी है और उनके जो मेन बॉलर है वो एक अनफिट है जिसका पाकिस्तान को बिल्कुल बेनिफिट होगा। लेकिन हमारी भी मुश्किल ये है कि हमारे जो 2 मेन बैट्समैन है साइम अयूब जिन पे और फखर जुमान जिन पे हमको सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, वो भी हमारे 2 बैट्समैन अनफिट हो गए। हमारी उम्मीदें ही टूट गई हैं। अब मुझे लग रहा है कि अब दुआओं के साथ हमें अपनी उम्मीदें दोबारा जोड़नी पड़ेंगी। तो आप ग्राउंड में बस दुआ जरूर कीजिएगा कि पाकिस्तान जो है वो कुछ अच्छा कर सके। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अब्दुल जलील साहब, चाचा क्रिकेट, हमारे साथ मुलाकात हो रही थी जी कि पाकिस्तान भारत टाकरा जो है वो कैसा होगा। यहाँ लेना है नाजरीन हमें एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। यह है वर्ल्ड वाइज। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज में कहते हैं हम खुश आमदीद।
अब बात करते हैं जर्मनी में कल होने वाले इंतखाबात की। 7 अहम जमातें बेंस्टैग यानी कि जर्मन पार्लियामान में नशिस्तों के लिए मुकाबला कर रही हैं। इनमें मजमूई तौर पर 3 दाएं बाजू की जमातें हैं यानी जो राइट विंग जमातें कहलाती हैं, और 4 बाएं तरफ झुकाव रखने वाली जो लेफ्ट विंग जमातें हैं वो मौजूद हैं। वोटिंग से कबल अहम जर्मन सियासतदानों के दरमियान फाइनल राउंड के नाम से आखिरी मुबाहिसा भी हुआ, जिसे टेलीविजन पर बराह रास्त नशर किया गया। शुरका ने यूक्रेन पर रूस के हमले, यूक्रेन और नेटो इत्तेहाद के बारे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के रवैये और सेहत की देखभाल की पॉलिसी जैसे मसाइल पर बात की। इंतखाबात से पहले सर्वे क्या बता रहे हैं? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के ओलाफ शोल्ज और कदामत पसंद ब्लॉक के फ्रेडरिश मेर्स में से कौन बाजी लेकर जाएगा? किस जमात का पलड़ा भारी है? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब 2025 का जो इलेक्शन जर्मनी में 23 फरवरी को होने जा रहा है, मुझे ये बताइएगा कि इंतखाबात में कौन से अहम मसाइल हैं जिनके बारे में बात हो रही है? सियासी जमातों ने किन बुनियादी इश्यूज पर कैंपेन चलाई है? सियासी पार्टीज़ ने जर्मनी के अंदर जो इस वक्त पेश मसाइल हैं उनको अपना मंशूर का हिस्सा बनाया, जिनमें जो सबसे पहले अगर बात की जाए तो मसाइल के अंदर इकोनॉमिक मसाइल हैं, माशी मसाइल जिनके हम कह सकते हैं। इसके अलावा फिर कई पार्टीज़ ने सिक्योरिटी के मसले को अपना मुद्दा बनाया। फिर कई पार्टीज़ ने अपने यहाँ पर री इमिग्रेशन के मुद्दे को अपना मसला बनाया। अब्दुल रहमान, ये बताइएगा कि सियासी जमातें जो हैं वो अवामी मसाइल को हल करने के लिए किस तरह के मंसूबे पेश कर रही हैं? जी, अगर हम बात करें तो डिफरेंट पार्टीज़ ने मुख्तलिफ़ किस्म के मंसूबे बनाने का वादा किया है। अगर हम बात करें सिक्योरिटी के मसले के ऊपर तो कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस बात का वादा दिया है कि आने वाले वक्तों में वो सिक्योरिटी के मसाइल को बेहतर करेंगे, क्योंकि जर्मनी में पिछले साल से अब तक काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म की नौइयत के हमें हमले देखने को मिले, जहाँ पे कई दफ़ा ऐसा भी देखने को मिला कि कई लोग ऐसे जो जहाँ पे सियासी असाइलम के ऊपर थे, उन्होंने कई जैसे कि लास्ट ईयर क्रिसमस मार्केट के ऊपर एक बंदे ने गाड़ी चढ़ा दी थी, और इसके अलावा फिर कई चाकू हमले देखने को मिले, जिसके बाद जो जर्मन लोग हैं उनके अंदर काफ़ी गमो गुस्से का एक रिएक्शन सामने आया। तो उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस चीज़ को एड्रेस करने का वादा किया है। सही। और अब जो सर्वेज हैं, इंतखाबात से पहले जो सर्वे किए जाते हैं, वो क्या बता रहे हैं? किस जमात का पलड़ा भारी नजर आ रहा है? अब तक जो सर्वेस हैं उनके मुताबिक CDU जो है, क्रिश्चियन डेमोक्रेट यूनियन, वो बर्तरी पर है, और इनके जो लीडर हैं फ्रीडरिश मेर्स, उनको काफ़ी हद तक वोटर्स की हिमायत हासिल है। CDU एक ऐसी पार्टी है जिससे काफ़ी हद तक जर्मनी में बड़े बड़े सियासी लीडरान का भी ताल्लुक था, जिनमें एंजेला मर्केल भी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो पोल्स में दूसरे नंबर के ऊपर AfD है, जो कि एक राइट विंग पार्टी है, और इनका मुद्दा है री इमिग्रेशन, जिसके मुताबिक वो जो भी लोग जर्मनी में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उनको उन्होंने वापस भेजने का वादा किया है। और फिर तीसरे नंबर पे SPD हैं, जिसके जो करंट चांसलर ओलाफ शोल्ज हैं उनकी हुकूमत है, और वो पार्टी जो है इस वक्त तीसरे नंबर पर है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ काम किए थे जो लोगों को पसंद आए थे, और जिसकी वजह से लोगों ने इनको दोबारा एक दफ़ा मौका देने का उन्होंने फैसला। और जो मौजूदा हुकूमत है उसकी कारकर्दगी इंतखाबात पर कितनी असरअंदाज होती हुई नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत जो है उसकी कारकर्दगी बेशक जर्मनी की बाकी हुकूमतों के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी कुछ ऐसी रिफॉर्म्स थी जो लोगों को दिल में घर करने में कामयाब रही है, और इसी वजह से वो सर्विस के ऊपर तीसरे नंबर के ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं। सही। और मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा हमें इस बारे में भी गाइड करें कि जर्मनी में जो इंतखाबी अमल है उसका तरीकाकार क्या होता है? जी, जर्मनी में जो इंतखाबात होते हैं वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान से मिलते जुलते हैं। इसमें भी एक जिस तरह हम कहते हैं एक छोटा वोट होता है, एक बड़ा वोट होता है। छोटे वोट का मतलब यही है कि वोट जो है अपने एक मुकामी लीडर को डाला जाता है, और दूसरा वोट जो है फिर वो एक पार्टी को दिया जाता है। और वोटिंग करने का तरीका जो है वो जर्मनी में 2 तरीके से वोट किया जाता है। एक तो यही है कि आप वोटिंग स्टेशंस पे जाते हैं, अपना वोट कास्ट करते हैं, और दूसरा तरीका जो जर्मनी में है वो ये है कि आप अपना वोट जो है बाय पोस्ट भी कर सकते हैं। तो आप अपना वोट जो है अपने घर मंगवा सकते हैं, अपना वोट मार्क कर सकते हैं, और उसको आप पोस्ट के जरिए जो है वो भेज सकते हैं। सही। और इलॉन मस्क जो इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा था, AfD को सपोर्ट कर रहा था, उसका कोई असर नजर आ रहा है?
जी, एलन मस्क ने काफ़ी हद तक जो है AFD जो राइट विंग की पार्टी है उसके साथ उन्होंने काफ़ी हद तक हिमायत अपनी ज़ाहिर की, और जो जर्मनी में पिछले दिनों में हमें कई जो हमले देखने को मिले, जिसमें गाड़ी का हमला और जो दूसरे चाकू हमले जो थे, उसके बाद लोगों का गमो गुस्सा था। और उसके बाद एलन मस्क जो हैं उन्होंने भी कैंपेन चलाई थी ट्विटर के ऊपर, और उन्होंने यही कहा था कि जर्मनी अगर अपने मसाइल का हल चाहती है तो AFD जो है उनकी एक ऐसी जमात है जो उनको मसाइल का हल उनको निकाल के देगी। बिल्कुल ठीक। अब कल इंतखाबात हैं, तो अब तक क्या कोई ऐसा आपको हैरान कुन रुझान, कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नजर आ रहा है? अब तक कोई ऐसे रुझानात सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन अगर हम पिछले इलेक्शंस की बात करें तो जर्मनी के अंदर क्लाइमेट चेंज को एक टारगेट बनाया गया था। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने क्लाइमेट चेंज को अपने मंशूर का हिस्सा बनाया था, और उसके ऊपर ही उन्होंने वोटर्स की हिमायत हासिल करने में कामयाब रहे थे। अगर हम बात करें इन इलेक्शंस की, तो इन इलेक्शंस के ऊपर जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जर्मनी को इस वक्त इकनॉमिक मसाइल का मसलों से दो चार है। इसके अलावा फिर जर्मनी सिक्योरिटी के मसलों से भी काफ़ी हद तक डील कर रही है। तो इस वक्त जो है जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके एजेंडे के अंदर यही वाले इश्यूज़ हैं जिनको वो एड्रेस करना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद थे जर्मनी से, हमारे नुमाइंदे, और बता रहे थे जर्मनी में होने वाले 23 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।